जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर है आज का 35। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन केस स्टडीज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स की। जो कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था उसकी एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। लेकिन एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? शाबाश। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वाली जो बात थी वो दोबारा बता दो। बिल्कुल, वो जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में किसी न किसी जगह आएगा, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए कंसेप्ट डिस्कस नहीं होता तो कल दोबारा पूछ लीजिएगा इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वाला। ठीक है, वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपको पता है ना कि हमने एम्प्लॉयज को दो तरह से क्लासीफाई किया है। एक तो वो जो कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय है और एक वो पर्सन जो कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी के साथ काम नहीं कर रहा, वो कंपनी के एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा है। कंपनी के एम्प्लॉय के साथ जो पर्सन काम कर रहा होता है एज पार्टनर या एज एम्प्लॉय उसका, उसे हमने नाम दिया है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का, क्योंकि असल में वो कंपनी के पेरोल पे नहीं है। ठीक है, वो कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मिलकर कोई काम कर रहा है। और कोई क्वेश्चन? एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में दो पॉइंट्स मैंने आपको सिर्फ बताए थे। आप कंपनी लॉ में शायद कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ते होंगे, ऑडिट में वो लंबी चौड़ी डेफिनेशन इररेलेवेंट है। आपने सिर्फ मेन कंसेप्ट याद कर रखना है। मेन कंसेप्ट क्या है कि एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू कॉमन डायरेक्टरशिप प्लस कॉमन शेयर होल्डिंग। कॉमन डायरेक्टरशिप प्लस कॉमन शेयर होल्डिंग। इसमें एक एक चीज ध्यान में रखें, अगर कॉमन शेयर होल्डिंग है तो वो 20% से कम है तो एसोसिएटेड नहीं बनेगी, 20% या उससे ज्यादा है तो एसोसिएटेड बनेगी। ठीक है, यानी कॉमन शेयर होल्डिंग में लिमिट क्या है? 20%। इसी तरह कॉमन डायरेक्टरशिप में भी एक पॉइंट है जो याद रखने वाला है। क्या? कि अगर कॉमन डायरेक्टरशिप में किसी एक कंपनी में भी वो पर्सन नॉमिनी डायरेक्टर हुआ ना, नॉमिनी, तो फिर वो एसोसिएटेड नहीं होगी। रेगुलर डायरेक्टर हुआ तो वो एसोसिएटेड होगी, नॉमिनी डायरेक्टर हुआ तो एसोसिएटेड नहीं बनेगी। बस ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट मैंने आपको एसोसिएटेड की डेफिनेशन में दो पॉइंट्स बताए, कॉमन डायरेक्टरशिप, कॉमन शेयर होल्डिंग। फिर कॉमन शेयर होल्डिंग का एक पॉइंट बताया 20% वाला, और कॉमन डायरेक्टरशिप का एक पॉइंट बताया नॉमिनी वाला। ये याद रखें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? एक शेयर होल्डर के एक कंपनी में 20% शेयर है, दूसरे में 55%। ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज बन गई। उन्होंने कहा सर लॉ में तो हमने पढ़ा था 50% से ज्यादा शेयर्स हो तो वो सब्सिडरी बन जाती है। वो उस वक्त बनती है जब दोनों कंपनीज हो। एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी बनेगी, वो किसी इंडिविजुअल की सब्सिडरी थोड़ी होगी वो। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अब पास्ट पेपर के आईकैप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में एक दो क्वेश्चन थे, अभी आने से पहले हाइब्रिड में चक्कर लगाया, पूछे नहीं है उन्होंने। हाइब्रिड क्लास में क्वेश्चन पूछ लीजिए, रूम नंबर 4 में थे शायद क्वेश्चन। नहीं पूछे तो कम से कम आवाज सुना दे मुझे, ताकि पता चल जाए मेरा मैसेज उधर जा रहा है और उधर का आ रहा है इधर। यस सर। है क्वेश्चन कोई नहीं है यानी? नहीं। चलिए ठीक है ठीक है। क्वेश्चन सर, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के पॉइंट 7 में उसने लिखा है इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी को। तो इसका मतलब है जो ऑडिट फर्म है ना, यानी जिसने ऑडिट करना है, जिसका ऑडिट होना है, वो उसकी बात नहीं हो रही। जिसने ऑडिट करना है वो कंपनी नहीं होनी चाहिए। वो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, वो पार्टनरशिप हो सकती है, वो कंपनी नहीं। अच्छा, जिसका ऑडिट होना है वो अक्सर कंपनी ही होगी, उसकी बात नहीं कर रहे यहां पर। जिसने ऑडिट करना है वो सोल प्रोवाइडर होगा, यहां पार्टनरशिप फर्म होगी। क्लियर? ये बॉडी कॉर्पोरेट, यानी बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऑडिट नहीं कर सकते। एक कंपनी में डायरेक्टर हो, दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर है कोई पर्सन, तो इन दोनों कंपनीज का रिलेशनशिप क्या होगा? पहले मुझे दो सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, ये जो जिस कंपनी में डायरेक्टर है, रेगुलर डायरेक्टर है कि नॉमिनी? रेगुलर डायरेक्टर है, शाबाश। दूसरा सवाल, जिस कंपनी में शेयर होल्डर है उसमें कितने % शेयर होल्डिंग है? 20% या उससे ज्यादा। दोनों कंपनी एसोसिएटेड हैं। कंफर्म हो गया, दोनों कंपनी एसोसिएटेड। ठीक है, डायरेक्टर में आपने देखना है कि नॉमिनी तो नहीं, और शेयर होल्डिंग में देखना है परसेंटेज कितनी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यह आपके वॉल्यूम 1 की होम असाइनमेंट, चैप्टर 6 वॉल्यूम 1। डायरेक्टर्स ऑफ सनशाइन लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी इंटेंड टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। हाँ सही कह रहा है, फर्स्ट ऑडिटर को डायरेक्टर ही तो अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। क्या ये जो क्राइटेरिया मैंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं ये सिर्फ सब्सीक्वेंट ऑडिटर पे अप्लाई होती है या हर स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे?
हर स्टैट्यूटरी ऑर्डर पे अप्लाई होंगी, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सब्सिक्वेंट हो, चाहे कैजुअल वैकेंसी वाला हो, कोई सा भी। तो यहां बात कह रहा है, समझ आ गई। इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी 2017 एडवाइज द डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग टाइम फ्रेम विद इन विच द फर्स्ट ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड। टाइम फ्रेम बताइए। विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। शाबाश, अभी इनकम्प्लीट ये चीज। इफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट ऑडिटर्स विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। शाबाश, ये हुई पूरी बात। फिर द पर्सन्स हु मे और मे नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, हु मे और हु मे नॉट बी एलिजिबल, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन प्लस दोनों। जब कभी आपसे क्राइटेरिया पूछे तो दोनों, बल्कि बाज़ औक़ात तो पुराने क्वेश्चन में वो एक ये भी कहा करता था कि एक पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना है, हमने उसके लिए क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताइए, और मार्क्स दे देता था 7-8। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से वैसे तो मतलब हमारा सिर्फ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये कंफर्म है, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो आप थोड़ा सा डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्क्स को देखे डिसाइड करते हैं। ठीक है, सर चीज मार्क्स को देखे। वरना यहां पे तो क्लियरली उसने कह दिया ना, हु मे और मे नॉट बी एलिजिबल, या हु मे बी एलिजिबल भी लिखना है, हु मे नॉट बी एलिजिबल भी लिखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम? 7 में इजी था। 8, अच्छा अब 8 में देखे उसने एक चीज नोट कीजिए, 5 सिचुएशंस हैं, सबको अलग-अलग हमने बताना है। ये वैसे जैसे ऑडिट बोर्ड का रूल था। रिक्वायरमेंट देखें, नॉर्मली क्वेश्चन के एंड पे होती है, मोर देन 90% केसेस में रिक्वायरमेंट, लेकिन 10% केसेस में ऊपर भी हो सकती है। यहां पे देखिए स्टार्ट में रिक्वायरमेंट दे दी। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। बताइए इन 2 लाइंस में सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? कंपनीज एक्ट, जो हमें ये बता रहा है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। अब ये केस स्टडी है, सबका अलग अलग आंसर करना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या ऑडिट रिपोर्ट, इससे पहले जो मेन चैप्टर था जो केस स्टडी बेस्ड है वो था चैप्टर 4 ऑडिट बोर्ड, क्या उसकी केस स्टडी का तरीकाकार मैंने आपको बताया कि कैसे अटेम्प्ट करने? शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं बताया मैंने कि हमने केस स्टडी को, मुझे पता था मुकर जाएंगे आप, इसीलिए मैंने रिटर्न फॉर्म में भी दे दिया। रिटर्न फॉर्म में केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कहां पे लिखा हुआ है? वॉल्यूम 2 में, स्टार्ट में। और फिर बताया भी था कि आपने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, वैल्यूएट द सिचुएशन, सिग्निफिकेंस, इंपैक्ट ऑफ द रिपोर्ट। सिग्निफिकेंस के बारे में बताया कि कितनी सिचुएशन दे सकता है आपको, कभी खुद से बता देगा, कभी नहीं बताएगा, कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ टोटल एसेट्स भी दे देगा कि इस सिचुएशन में क्या करना। अच्छा उसी तरह अब हमारा चैप्टर 6 ये भी केस स्टडी वाला मेजर चैप्टर है। कुछ चैप्टर केस स्टडी वाले हैं, कुछ नहीं है। यदि पूछने को आईकैप कहीं से भी किसी भी चैप्टर से केस स्टडी पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो चैप्टर 1, 2 ये नोट कर लें, बाद में आपने बार बार मुझसे पूछने हैं सर केस स्टडी वाले कौन से चैप्टर हैं, सर रिप्रोडक्शन वाले कौन से चैप्टर हैं। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट पूछते हैं, 150 दफा पूछते हैं व्हाट्सएप, केस स्टडी वाले कौन से चैप्टर है। तो जो केस स्टडी वाले चैप्टर है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, इसका मतलब बाकी क्या है अभी तक जो हमने पढ़े हैं 4 और 6, यानी इन क्वेश्चंस को आपने याद तो करना ही करना है, याद तो करना ही करना है, लेकिन केस स्टडी की भी ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी है। तो चैप्टर 4 की अप्रोच सिखा दी। अब चैप्टर 6, असल में जो ऑडिट में केस स्टडी सॉल्व करने की अप्रोच डिफरेंट है लॉ में केस स्टडी सॉल्व करने की अप्रोच से। जो लॉ में अप्रोच होती है ना, वो होती है कि जी कोई भी किसी भी चैप्टर की केस स्टडी हो, आपने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी है, फिर उसके बाद डिसीजन, और फिर उसके बाद बेसिस ऑफ डिसीजन। ये यूनिवर्सल अप्रोच होती है जो लॉ के पेपर में हर क्वेश्चन पे तकरीबन यही है ना। ऑडिट की केस स्टडीज डिफरेंट होती है, इनमें एक चीज अच्छी है, एक चीज बुरी है लॉ की केस स्टडी की निस्बत। मैं समझा के आ रहा हूं आपको ऑडिट की केस स्टडी कैसे डिफरेंट है लॉ की केस स्टडी से। एक फर्क अच्छा है, एक बुरा। पहले कौन सा बताऊं? अच्छे वाला फर्क सुन लीजिए। इसमें जो आपने लीगल प्रोविजन है वो नहीं लिखनी होती, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की प्रोविजन नहीं लिखनी, काउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रोविजन नहीं लिखनी, डायरेक्ट डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आगे लिखेंगे। असल में जब आप केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर बेसिस ऑफ डिसीजन में ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जैसे अगर क्वेश्चन में कहे, वो आपको याद है वो 750 मिलियन इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन, जिसमें उसने इन्वेंट्री को सेल प्राइस पे रिकॉर्ड कर दिया था और 500 मिलियन की बजाय 750 पे रिकॉर्ड किया था। तो उसमें IS 2 की वायलेशन हो रहे थे। हमने
क्लियरली कह दिया दिस इज मिस स्टेटमेंट, और ये लिख के बात खत्म कर दी थी। क्या आगे बताया था, बिकॉज IFRS रिक्वायर्स टू वैल्यू इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। असल में अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, तो जब हम मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए ये लाइन लिखते हैं ना, ये एक तरह से लीगल प्रोविजन ही है। तो ऑडिट की केस स्टडीज में हमने लॉ की तरह रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स की लाइन नहीं लिखनी, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन इसमें नहीं होती, ठीक है। वो डिसीजन और बेसिस हमारी ड्राफ्टिंग ही इस तरीके से होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, और हम अप्रोच ही ऐसी बनाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाए। ये बात समझ आ गई। ये तो थी अच्छी वाली बात कि आपका जो केस स्टडी है वो निस्बतन थोड़ी सी शॉर्ट हुआ करेगी, क्योंकि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखनी इलादा से, वो हमारे सोल्यूशन के अंदर ही कवर हो जाएगी। बल्कि इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं। उसने कहा जी एक एम्प्लॉय है कंपनी का, और 6 महीने पहले कंपनी को छोड़ के उसने अपनी फर्म ओपन कर ली, स्टार्ट कर ली। क्या कंपनी इसको अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है? क्या हम सिर्फ यस या नो लिखेंगे? नहीं, बल्कि आगे उसको डिसीजन के साथ बेसिस डिसीजन पे बताएंगे। हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे नो, बिकॉज मिस्टर असलम हैज बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन लास्ट 3 years। इन लास्ट 6 months नहीं बोलना, इन लास्ट, क्योंकि 6 months में 3 month हो जाता है, लेकिन 3 month कहने में प्लस पॉइंट क्या भला, लीगल प्रोविजन भी कवर हो जाती है। अब मुझे बताइए, जब हमने ये लिख दिया तो क्या अलग से लीगल प्रोविजन की जरूरत है? नहीं है। तो हमने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखनी। ये बात समझ आ गई। ये तो थी अच्छी बात। अब बुरी बात क्या है या नेगेटिव पॉइंट क्या है? हर चैप्टर की केस स्टडी का स्टाइल डिफरेंट है। हर चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी किसी और तरीके से अटेम्प्ट होगी, हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी किसी और तरीके से, कोड ऑफ एथिक्स की किसी और तरीके से। अच्छा, अप्रोच में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, लेकिन अप्रोच का फर्क। रिपोर्ट की केस स्टडी में हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट्स में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं है, बल्कि क्या बताना है, ऑडिटर क्वालिफाइड है कि नहीं। उसमें हो सकता है 3 स्टेप्स है, इसमें 2 हो, ठीक है। रिपोर्ट में 3 होता है ना, पहले वैल्यूएट करना सिचुएशन को, फिर सिग्निफिकेंस, इसमें हो सकता है 2 हो। कोड ऑफ एथिक्स में हो सकता है फिर 3 हो जाए। रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी में हो सकता है 2 हो जाए। तो किसी में 2 स्टेप, किसी में 3 स्टेप, किसी में 2, किसी में 3, इसी तरह चलेगा, नॉर्मली से ज्यादा नहीं जाता। तो हर चैप्टर की केस स्टडी का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट, प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। कुछ केस स्टडी हम इसी तरह स्टेटमेंट फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे, कुछ हम टेबल फॉर्म में, टेबल में दरमियान में लाइन लगा के अटेम्प्ट करेंगे। तो ये थोड़ा फर्क होगा। तो इस सारी डिस्कशन से हमने क्या सीखा? ऑडिट की केस स्टडी लॉ की केस स्टडी से डिफरेंट है। ऑडिट में हमने लीगल रिक्वायरमेंट, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखनी, और इस चीज का ध्यान रखना है कि हर केस स्टडी की प्रेजेंटेशन दूसरे चैप्टर की केस स्टडी से डिफरेंट है। अब इसमें हमने क्या लिखना है? इसमें हमने डायरेक्ट डिसीजन और बेसिस डिसीजन लिख लिया करना है। अच्छा, मैं एक आपको रीजन बता दूं कि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्यों नहीं लिखते। रीजन बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। इसलिए कि ऑडिट में जब वो क्वेश्चन पूछता है तो मार्क्स कम देता है। आप खुद देखिए इसके टोटल मार्क्स कितने हैं जो पास पेपर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स है, और इसमें सिचुएशन कितनी है? 5। हर सिचुएशन के नॉर्मली कितने होंगे? किसी के हो सकता है 1.5 हो, किसी के 2.5 भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 2 मार्क्स होंगे। खुद बताया क्या 2 मार्क्स में हमने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी लिखनी चाहिए? जस्टिफाइड है? नहीं जस्टिफाइड। और बाज़ औक़ात तो वो एक केस स्टडी में 2 पॉइंट्स ऐड कर देता, एक क्वालिफिकेशन वाला भी, एक डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी। तो इसीलिए मार्क्स कम होने की वजह से हमने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखते। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता चल गया चैप्टर 6 का क्वेश्चन, लीगल रिक्वायरमेंट्स का। और हमने क्या करना है? कमेंट ऑन विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट। अब दूसरा लफ्ज अपॉइंटमेंट अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब क्या? हमने ये बताना है कि अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। कमेंट करें विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट, तो क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? असूल बेसिक रूल सिंपल, अगर तो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट हो सकती है। और अगर क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। सिंपल भाई, यही रूल बनेगा ना? रूल यही है। फरूख एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा, फरूख एंड कंपनी को अंडरलाइन करें, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। क्यों? अच्छा, कंपनी से नहीं पता चलता, लिमिटेड से पता चलता। ठीक है जी, ये फॉर्म है जी, ठीक है, कंपनी नहीं है। हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर इब्राहिम गैस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इब्राहिम गैस कंपनी लिमिटेड यूटिलिटी कंपनी लग रही है मुझे, पानी बिजली गैस टेलीफोन मोबाइल यूटिलिटी कंपनीज। कह रहा फर्म इज इंडेटेड टू द कंपनी एज इट हैज नॉट पेड द लास्ट 2 months बिल अमाउंटिंग ₹4860। अच्छा, हमें घुमाने के लिए उसने इंडेटेड का वर्ड यूज कर दिया। इंडेटेड है
लेकिन लॉ ने लिमिट भी तो दी हुई है, तो क्या ये क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड? क्वालिफाइड। हम लिखेंगे फारूक एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ इब्राहिम गैस कंपनी लिमिटेड बिकॉज आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन यूटिलिटी बिल इज लेस देन 90 डेज। 90 डेज वाली इस 2 मंथ्स की बात नहीं लिखनी, ताकि वो लीगल रिक्वायरमेंट उसे पता चल जाए हमें लीगल रिक्वायरमेंट दिया है। 3 मंथ्स भी नहीं लिखने, जहां पे लाने 90 डेज कहा तो बोला मतलब 90 डेज। क्लियर? ये इसको कैसे लिखेंगे? फर्म कैन बी, फारूक एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिकॉज आउटस्टैंडिंग बिल इज फॉर ए पीरियड लेस देन 90 डेज। ए में कोई प्रॉब्लम? आगे चल। अच्छा, अगर ये होता 40 मिलियन बिल, 40 फिर भी नहीं होते, क्योंकि लॉ ने यहां पे यूटिलिटी बिल्स के केस में जो लिमिट दी है वो डेज की है, अमाउंट की नहीं। बी, आफ्टर 70 days of incorporation, the directors of Rahman Limited decided to appoint Mr. Shahid as company statutory auditor. Mr. Shahid was employed by RL before he started his own practice. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर वो केस स्टडी में एब्रीविएशन यूज करे, जैसे उसने यहाँ पे कि RL, वो एब्रीविएशन आप पेपर में यूज कर सकते हैं, बल्कि करनी चाहिए। नाम की एब्रीविएशन पेपर में यूज कर, इससे टाइम बचता है हमारा, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन टाइम बचता है। तो अब हम इस केस को सॉल्व करते हैं, रहमान लिमिटेड नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? RL। जी बताइए क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? अच्छा, मेरा ख्याल है उसने अब ये नहीं बताया कि पिछले 3 साल में एम्प्लॉय था कि नहीं था, दोनों बताएंगे। गलत, क्वेश्चन में उसने बता दिया है 70 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर इनकॉर्पोरेशन को 70 डेज हुए हैं तो इसका मतलब है शाहिद पिछले 70 डेज में एम्प्लॉय रहा होगा। नहीं, 70 डेज इनकॉर्पोरेशन तो एम्प्लॉय इन्हीं 70 डेज में रहा होगा ना, उससे पहले तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। कितने स्टूडेंट इस पॉइंट को पिक कर पाए थे? हाथ उठाइए जरा कि 70, ये उसने बताया है स्पेसिफिकली कि नहीं। चलिए, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? Mr. Shahid cannot be appointed as statutory auditor of RL because he has been an employee of the company in last 70 days के in last 3 years 3 years, ताकि लीगल रिक्वायरमेंट भी कवर हो जाए। शाबाश। बी क्लियर? C, the directors of Fazal Limited FL have proposed to appoint Syed and company chartered accountants as external auditors of the company. One of the partner's spouse holds 1000 shares in subsidiary of FL. In subsidiary of, अब 2 कंपनीज आ गई, नहीं 2, ये क्वेश्चन मेरे लिए तो मुश्किल हो गया। 2 कंपनीज आ गई हैं, जब कभी 2 कंपनीज आ जाएं, मैं बेहतर समझता हूं कि हम यहां पे रफ साइड पे, रफ पे एग्जाम में लास्ट पेज पे या उसी पेज पे नीचे करके ये डायग्राम बना ले। ठीक है, इधर आता है हमारा ऑडिटर, इधर आता है क्लाइंट। क्लाइंट कौन है? FL। और दूसरी कंपनी कौन है? सब्सिडरी ऑफ FL। सब्सिडरी ऑफ FL क्या ख्याल है? कोई भी SFL चले भाई, SFL। ध्यान में रखिएगा, जिसका ऑडिटर पॉइंट होने जा रहा है वो कंपनी हमेशा ऊपर आएगी, अदर कंपनी हमेशा नीचे आएगी। जिसका ऑडिटर पॉइंट होने जा रहा है, जिसका प्रपोजल कंसीडर कर रहे हैं, वो ऊपर आएगी, दूसरी कंपनी नीचे। अब क्या कह रहा है? स्पाउस, वन ऑफ द पार्टनर स्पाउस होल्ड 1000 शेयर इन सब्सिडरी ऑफ FL। तो ये इस तरह बन जाएगा कि पार्टनर स्पाउस इज शेयर होल्डर, और तो कोई मसला नहीं है, स्पाउस डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं है। ये सिचुएशन बन रही है। अच्छा, मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू, इस केस में अगर जिस पार्टनर की स्पाउस शेयर होल्ड कर रही है ना, उसको साइड पे कर दिया जाए और किसी दूसरे पार्टनर से ऑडिट करवा लिया जाए तो ठीक है, ठीक नहीं है? एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड, तो ये सही हल नहीं है। एग्री करते हैं? आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ये तो किसी और कंपनी में शेयर्स हैं, जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं तो शेयर है ही नहीं, तो क्या स्टिल डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाई होता है? बिल्कुल अप्लाई होता है। शेयर होल्डिंग वाले में उसने लिखा है कि अगर आपने अपने क्लाइंट में या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में शेयर होल्ड किया, फारिग है। क्लाइंट में या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में शेयर होल्ड किए तो फारिग है। क्या सब्सिडरी कंपनी, अब इसका मतलब हम दोनों कंपनीज में हमने रिलेशनशिप देखना है क्या है, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी का क्या है? होल्डिंग
सब्सिडरी का, लेकिन साथ ही साथ एसोसिएटेड का भी है। एसोसिएटेड का है कि नहीं? कैसे है भाई? एसोसिएट उसने तो कहा है सब्सिडरी है, तो एसोसिएटेड कैसे है? ना भाई, अब यहां पे डिस्कशन होगी तो फिर मैं आगे चलूंगा। भाई कंफ्यूज हो गए। होल्डिंग सब्सिडरी क्यों है ये तो पता चल गया। जब कभी केस में दो कंपनीज हो, दोनों का रिलेशनशिप देखना है। जब कभी दो पार्टीज हो, दोनों का रिलेशनशिप देखना है। दो कंपनीज हैं, इनका रिलेशनशिप देख रहे हैं। होल्डिंग सब्सिडरी है ये तो क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया। एसोसिएटेड है कि नहीं ये नहीं बताया, तो बताइए एसोसिएटेड है कि नहीं है? कैसे पता चला है भाई? एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में होल्डिंग सब्सिडरी भी आती है। कॉमन सेंस की बात है। जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर है, क्या उसके पास 20% से ज्यादा नहीं होंगे? 20% के ऊपर एसोसिएटेड बनती है, 50% से ऊपर होल्डिंग बनती है। तो ये होल्डिंग सब्सिडरी भी है, एसोसिएटेड भी है। भाई एग्री करते हैं? चलिए ठीक है, हमने सारे रिलेशनशिप लिखने हैं जो भी है। आप सोच इसी से ही बात बन सकती थी क्वेश्चन, तो ये क्यों डिस्कस करवाया? ये किसी आगे किसी क्वेश्चन को ध्यान में रखकर डिस्कस करवाया। तो एग्री करते हैं होल्डिंग सब्सिडरी भी एसोसिएटेड है। फिर अब बताइए क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? अब इसका मतलब है प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, क्या फर्म की अपॉइंटमेंट हो सकती है? कितने हो सकती है? क्या लिखेंगे? हाँ जी, Said and company can be appointed as statutory auditor of FL if shareholding is disclosed at time of appointment and disposed within 90 days of appointment. शाबाश, ये क्लियर। स्पाउस को डिस्पोज नहीं लिखते थे, समझाया था नहीं समझाया था। एक और बात भी, पार्टनर अब पूछ, पार्टनर को डिस्पोज कर सकते हैं? पूछ, उसकी है। डी डायरेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? डी द डायरेक्टर्स ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 4.5 million have appointed Mr. Daud to act as external auditor of company. Mr. Daud has been awarded a diploma in IFRS by the ICAF and has completed the mandatory period of training from a leading firm of chartered accountants. उसने डिप्लोमा भी ले लिया, आर्टिकल्स भी कंप्लीटेड हैं, MSA के पेपर रहते हैं। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो ऑडिट भी नहीं कर। अच्छा, लेकिन वो 3 तरह की कंपनीज के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक, प्राइवेट विद कैपिटल 3 million और मोर। बाकी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। बाकी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना जरूरी है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये तो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसमें लिखेंगे क्या? मिस्टर दाऊद कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज ही इज नाइदर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जी अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं सर पेड अप कैपिटल 4.5 million है तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्कुल ठीक है, तो लिख दीजिए कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिकॉज ही इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता फिर इसकी अपॉइंटमेंट हो सकती थी? फिर भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि पेड अप कैपिटल 3 million से ज्यादा होता। शाबाश, सही पिक कर गया। ई ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हुसैन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड are chartered accountants. The company has recently received an offer for appointment as the external auditor of Masood Private Limited, which has paid up share capital of rupees 1 million. क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। कैसे पता चला आपको ऑडिटर बॉडी? इसमें हुसैन एसोसिएट्स प्राइवेट, इसमें कंपनी का लफ्ज तो कहीं आ नहीं रहा। हाँ, लिमिटेड के लफ्ज से पता चलता है। चूंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है इसलिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अच्छा, मसूद के नहीं हो सकती है ना? अजमल प्राइवेट लिमिटेड की हो सकती है? किसी की भी नहीं हो सकती। इस पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अब आपको पता चल गया लीगल रिक्वायरमेंट्स में किस तरह की केस स्टडी किस स्टाइल में देते हैं। जी नहीं, हमने बस यही करना है कि कैन बी अपॉइंटेड इफ डिस्क्लोज कर दे और डिस्पोज कर दे, बस यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रिक्वायरमेंट बताइए उसने कहां लिखी है? ऊपर ही है। एनालाइज द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू क्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सबसे अहम लफ्ज क्या है?
क्वालिफिकेशन भी अहम है, एक लफ्ज में क्वालिफिकेशन इससे भी ज्यादा एक अहम, ना इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट ही होता है। स्टैट्यूटरी का वर्ड, स्टैट्यूटरी को ना, स्टैट्यूटरी बोलते हैं जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। तो लफ्ज अब इसमें क्लियरली उसने कंपनीज एक्ट का लफ्ज यूज नहीं किया, लेकिन स्टैट्यूटरी का वर्ड यूज किया, जिससे हमें पता चला ये ऑडिटर कौन सा है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो स्टैट्यूटरी हो गया। याद है चैप्टर 1 में ये टर्म पढ़ी थी, स्टैट्यूटरी ऑडिट से कंफर्म हो जाता है वेदर मैनेजमेंट इज कंप्लाइंग विद इट्स स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। तो वहां पे आप पूछा करते थे सर ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या हैं, नॉन स्टैट्यूटरी का, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, तो क्या था स्टैट्यूटरी का मतलब, रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो इसमें स्टैट्यूटरी का वर्ड सबसे अहम है, ये अंडरलाइन करना। मिस्टर पहला केस, मिस्टर जाकिर अली, ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज बीन ऑफर्ड अपॉइंटमेंट इन हीरा लिमिटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑफर हुई है। He was an employee before he started his own practice. अब बताइए यहां पे उसने, ये डायरेक्ट एम्प्लॉय वाला केस है कि इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट एम्प्लॉय वाला केस के इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला। बताइए इस पे उसने बताया है कि पीरियड कब रहा है, तो जब हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं दी क्या करते हैं, और इफ करके ऑल पॉसिबिलिटीज कवर करते हैं, इफ करके, और तो यहां पे इफ करेंगे, याद है ना जब हमें क्वेश्चन में कहता था रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में कि गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम है कोई, लेकिन ये कंक्लूजन नहीं बताता था कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट है या दरमियानी सिचुएशन मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली है, तो क्या करते थे, तीनों सिचुएशन डिस्कस करते थे। इफ गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट तो क्या करना है, नॉट एप्रोप्रिएट तो क्या करना है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो क्या करना है। और अगर वो क्वेश्चन में बता देता था कि गोइंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट, फिर इसी को बताते थे। इसमें क्या बताते थे, इसमें आगे मजीद दो चीजें होती थी, इफ एप्रोप्रिएटली एडिक्वेटली डिस्क्लोज तो क्या करना है, इफ नॉट डिस्क्लोज। तो इसी तरह यहां पे भी सेम रूल लगेगा, ये तो पूरे ऑडिट में सेम रूल लगेगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं बताई तो ऑल पॉसिबिलिटीज कवर करेंगे। क्या इफ, पहली हेडिंग क्या देंगे, इफ जाकिर अली हैज बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन लास्ट 3 years, ये हेडिंग होगी। हेडिंग क्या होगी, हैज बीन एम्प्लॉय, उसके नीचे क्या लिख देंगे, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और फिर अगली लाइन, इफ ही हैज नॉट बीन, जाकिर अली हैज नॉट बीन एम्प्लॉय इन लास्ट 3 years, फिर लाइन ही कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी। फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम। सेकंड, Diamond Associates Private Limited, a consultancy company, the majority of whose directors are chartered accountants, have been offered appointment as external auditor in Lal Private Limited, whose share capital is less than 1.5 million. Body corporate है, ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट है, कैसे पता चला बॉडी कॉर्पोरेट है, लफ्ज लिमिटेड, कंपनी का लफ्ज तो नहीं आ रहा, लिमिटेड के लफ्ज से पता चला, शाबाश। तो डायमंड एसोसिएट्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। क्लियर। सेकंड, Miss Fatima Khan, a practicing chartered accountant, has been offered appointment in Neelam Limited as external auditor. She was an employee of company's director 2 months before the offer. अब ये डायरेक्ट एम्प्लॉय क्या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय? इनडायरेक्ट एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट हो सकती है। क्यों हो? 3 साल किधर? अच्छा, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए ये चूंकि रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो ये अगले की, तो हम लिखेंगे मिस फातिमा खान कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ नीलम लिमिटेड बिकॉज ही इज नो मोर, सॉरी शी इज नो मोर, क्या नो मोर? एन एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। इसमें वो कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए इस पूरे क्वेश्चन में, भाई वो किधर है? टीए बैठा कोई? ये बैठे नहीं। इस पूरे क्वेश्चन में एक लफ्ज चेंज करना है आपने जिससे मिस फातिमा खान डिस्क्वालिफाइड हो जाए। जी, शी इज, कौन सा लफ्ज निकाल दें तो ये डिस्क्वालिफाइड? हाँ जी, डायरेक्टर का लफ्ज अगर निकाल दें तो शी वाज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी 2 months बिफोर, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। इससे आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि एक लफ्ज से केस स्टडी का सोल्यूशन बदल सकता है। इसीलिए एग्जाम में ध्यान से केस स्टडी पढ़ के सोल्यूशन, बाज़ औक़ात होता है ना जल्दी जल्दी में कोई लफ्ज लिखा होता है नजर नहीं आता, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं होना चाहिए।
एग्जाम में क्योंकि एक एक लफ्ज से केस स्टडी बदल जाती। अच्छा आप जरा मुझे एक चीज और बताइए, क्या एग्जामिनर को ये चीज पता होगी कि एक लफ्ज से केस स्टडी बदल जाती है? पक्का कन्विंस है कि एग्जामिनर को पता होगा? आपसे क्या एग्जामिनर को वो अल्फाज भी पता होंगे जिनसे केस स्टडी बदल जाती है? अच्छा आप अगर एग्जामिनर होते और आपको वो अल्फाज भी पता होते, वो आपके असल में वेपन्स होते, क्या आप उन वेपन्स को एग्जाम में यूज करते? बिल्कुल करते। इसीलिए मैं आपके कहता हूं आपने असूल बना ले, कोई भी क्वेश्चन, बल्कि आजमा लीजिए, कोई भी केस स्टडी है पहली दफा पढ़ेंगे और दूसरी दफा पढ़ेंगे, दोनों दफा में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। दूसरी दफा पढ़ने में आपके 3-4 मिनट लगेंगे जरूर, लेकिन दूसरी दफा आपको दूसरी दफा में लाजमी है कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर पता चलेगी जो पहली दफा में पता नहीं थी। ठीक है, ये रिसर्चर ये बातें बताते हैं। कहते हैं लोग, आपने देखा मूवी, फेवरेट मूवी होती है, वो 50-60 सफा देखते हैं। क्यों देखते हैं भला? आप भी बात अच्छी मूवी दूसरी दफा देखते हैं तो दूसरी दफा देखते हैं, यार ये सीन तो था ही नहीं इसमें, ये तो गौर ही नहीं किया था है? ये हीरो के पीछे विलन भी खड़ा था, इसमें सीन में तो हमें नजर ही नहीं आया था, हमारा फोकस तो सिर्फ हीरो के ऊपर था। तो केस स्टडी के अंदर तो केस स्टडी में याद रखे, विलन भी कहीं छुपा होगा, उसने छुपा के रखा होगा। आपने दोबारा जरूर पढ़नी है द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, और क्वेश्चन को दोबारा 4-5 मिनट जरूर लगेंगे आपके, लेकिन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। प्लानिंग पहले तसल्ली से देख लो कि इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। नेक्स्ट 4, मिस्टर फरीद हुसैन इज ए पार्टनर ऑफ फरीद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द फर्म हैज बीन ऑफर्ड अपॉइंटमेंट इन फिरोजा लिमिटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर। सन ऑफ मिस्टर फरीद होल्ड्स शेयर्स ऑफ फिरोजा लिमिटेड। अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? अच्छा ये डिपेंड करता है सन माइनर है कि मेजर, तो नहीं बताया, दोनों डिस्कस करेंगे। इफ सन इज माइनर, इफ तो ही कैन बी अपॉइंटेड इफ डिस्क्लोज और डिस्पोज, और अगर मेजर है तो फिर भी हो सकती है। तो फर्क क्या हुआ? हाँ, अब कंडीशन पूरी करना जरूरी नहीं है, अब कंडीशन जरूरी नहीं। भी क्लियर हो गई है बात? चारों क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। वॉल्यूम 2 भी आ जाए। कह रहे अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ओ ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन लग रहा है। लिस्ट द पर्सन फ्रॉम whom the auditor has a right to require such information or explanation as he thinks necessary for the performance of his duty as an auditor। तो वो पता है any employee of the company। क्या सिर्फ यही लिख के बात खत्म करनी है? 3 तरह के लोग थे, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और सब्सिडरी ऑफ द कंपनी और होल्डिंग बुक्स। अब ये देखिए उसने रिलेटिव वाला क्वेश्चन पूछ लिया, छोटा कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस करते करते कंसेप्ट याद करना भूल ही जाएं। मैंने ये बताया केस स्टडी के लिए अहम है ये चैप्टर, ये नहीं बताया कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें से आ सकता है, वो अंडरस्टूड है, या तो करना ही करना है। तो बात बात ऐसा होता है आई कैप अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए सिंपल क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के भी दे देता, इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। The board of question 2, board of directors of Green Limited intends to reappoint the existing auditor for the next year। ये नहीं था 156। मैं पहले भी बड़ी दफा दरखास्त कर चुका हूं, आपको जो असाइनमेंट दी जाती है वो दोनों बुक्स में से दी जाती है, यानी 12th एडिशन दोनों एडिशन और 11th एडिशन। ठीक है, आपने ध्यान से देख लेना है, ये मैं 12th एडिशन क्लास में उसके मुताबिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा होता हूं, लेकिन आपको कहते हैं ताकि 11th एडिशन वाले ढूंढते ना रह जाए, आधा घंटा क्वेश्चन ढूंढने में लग जाएगा, तो करेंगे कब? इसीलिए तो इसका मतलब है कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो 11th एडिशन में उड़ा दें, 11th एडिशन उड़ा दिया करें, वो आपको ना दे असाइनमेंट, सिर्फ 12th एडिशन दे दिया। चलिए ठीक है, 12th एडिशन दे दिया करेंगे, ये तो अच्छा मेरे लिए, अच्छा ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड इंटेंड्स टू रीअपॉइंट द एग्जिस्टिंग ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही नेक्स्ट ईयर के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं। हाउएवर हैदर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट डिफरेंट ऑडिटर। हैदर कह रहे हैं किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना है। रिक्वायर्ड ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोसीजर दैट हैदर शुड फॉलो, आल्सो स्टेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जीएल इन दिस रिगार्ड। अब इस क्वेश्चन के कितने 2 पार्ट, एक में एक ही हेडिंग आएगी, प्रोसीजर हैदर शुड फॉलो, और दूसरे की
अच्छा पहले किसको सॉल्व करना है? हैदर, जाहिर है। हैदर के क्या है प्रोसीजर? उसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए एटलीस्ट 10% शेयर्स हैं। फिर प्रपोज राइटर की कंसेंट ऑब्टेन करे 7 days बिफोर मीटिंग इन विच राइटर इज टू बी अपॉइंटेड। उससे पहले क्या करे? नोटिस भेजे कंपनी को। अब ये तो हो गए हैदर के। कंपनी ने क्या करना है? कंपनी ने क्या करना है? उस नोटिस को रिटायरिंग ऑडिटर को भेजना है, वेबसाइट पे अपलोड करना है और रिटायरिंग ऑर्डर को एजीएम में रीड करके। हाँ, और अगर रिटायरिंग ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करवाई है एजीएम में बिफोर अपॉइंटमेंट रीड किया जाएगा। अच्छा यहां पे मेरा एक अहम क्वेश्चन है, क्या यहां पे बात खत्म कर दी जाएगी या के आगे अपॉइंटमेंट तक लेके जाना है, रजिस्ट्रार के पॉइंट तक लेके जाना? यहां पे बताइए। हाँ जी, मार्क्स ज्यादा हैं और फिर वैसे भी कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सारी, वो भी तो रिप्रेजेंटेशन रीड करना भी तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को अपॉइंट करना किसी, ये भी तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद इन 14 डेज के 15 डेज था, विद इन 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना, ये भी तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इसी प्रोसीजर में है। तो ये भी पॉइंट्स भी लिखने चाहिए कि नहीं? लिखने चाहिए, ये पॉइंट्स भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए जी। जो डायरेक्टर्स ने उसे रीअपॉइंट करना चाहे, उसी दोबारा रीअपॉइंट करना चाहे, तो फिर रिटायरिंग ऑडिटर दोबारा फिर रिप्रेजेंटेशन देगा डायरेक्टर से रीअपॉइंट करना है। अगर डायरेक्टर से रीअपॉइंट करना चाहे, अच्छा इस सिचुएशन में क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन ये है, क्या इस सिचुएशन में जब डायरेक्टर तो उसको रीअपॉइंट करना चाहते हैं लेकिन कोई मेंबर इसे रिमूव करना चाहता है, क्या इसका राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है? इसका जवाब है यस है। जब डायरेक्टर ने इसको रीअपॉइंट किया था ना, उस वक्त नॉमिनेट किया था, उस वक्त इसका राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं था क्योंकि चेंज का केस ही नहीं था। जब मेंबर्स ने, हैदर ने कहा मैंने ऑडिटर को चेंज करना चाहता हूं, फिर इसके पास राइट आ गया, क्योंकि जब भी इसको चेंज करने के लिए कहा जाएगा, वो चाहे डायरेक्टर्स कहें चाहे मेंबर्स कहें, इसका राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिप्रोडक्शन का था, इसका मतलब है मुझे लग रहा है कि लेटेस्ट वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहा है, लेकिन बार हमने केस स्टडी के लिए तैयार रहना है क्योंकि वो कभी भी पलटा खा जाएगा। और आप नोट कीजिए, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट नहीं पूछता, उसने सारे राइट्स नहीं पूछे, सारे राइट्स ड्यूटी नहीं पूछे, सिर्फ एक पॉइंट को उठाया, सारा प्रोसीजर नहीं पूछा, वो हैदर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से स्टार्ट करवाया। तो रिप्रोडक्शन में भी पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, हारिस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कैक्टस प्राइवेट लिमिटेड सीपीएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। हारिस द ओनली पार्टनर ऑफ हारिस एंड कंपनी, ओनली पार्टनर, एक ही पार्टनर था। अच्छा अपॉइंट हो चुका है, उसने लिखा हुआ है वाज अपॉइंटेड, इसका मतलब अपॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ? पास, उसका रिजल्ट आया और वो पास हो गया। आई एम पास अवे, आई एम पास अवे। क्या रिजल्ट आया? क्यूएम में पास अवे, इंग्लिश एग्जाम थी, पास। अच्छा ऑन 5 सितंबर 2021 नो अदर ऑडिटर हैज येट बीन अपॉइंटेड बाय सीपीएल। पहले बताइए कैजुअल वैकेंसी राइज हुई कि नहीं? हो गई। क्या होता तो कैजुअल वैकेंसी राइज ना होती? अगर कोई और पार्टनर, अगर ये पार्ट सोल प्रोवाइडर ना होता, सिंगल पार्टनर ना होता, तो फिर कैजुअल वैकेंसी। अच्छा आप नोट कीजिए, लीगल ने आपको एक फर्क बताया था, देखिए आईकैप भी उसी को फॉलो कर रहा है। हारिस द ओनली ऑडिट पार्टनर, एक ही ऑडिट पार्टनर है। जब एक ही ओनर हो तो उसके लिए तो पार्टनर का लफ्ज यूज ही नहीं होता, उसके लिए दूसरा कोई ना कोई होना। लेकिन मैं बताया था प्रैक्टिस में ऐसे होता है कि ऑडिटर्स को हम, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो चाहे उसको फर्म ही बोलते हैं, ऑडिट फर्म ही बोलते हैं, और जो उस फर्म का अल्टीमेटली ओनर होता है उसे, चाहे वो सिंगल क्यों ना हो। डेथ कैजुअल वैकेंसी राइज होगी। नो अदर ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन द अबव सिचुएशन। 3 मार्क्स के साथ है, 3 मार्क्स के साथ। तो क्या करें? क्या हम पहले लिखेंगे कैजुअल वैकेंसी हैज राइजन, वी शैल बी फिल्ड बाय। पहले पॉइंट में लिखेंगे कैजुअल वैकेंसी राइज हुई, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस, बस। तीसरे में, हाँ जी,
कि अगर डायरेक्टर्स 90 डेज में अपॉइंट नहीं करते तो शेयर होल्डर करेंगे 30। अच्छा, अगर डायरेक्टर 30 डेज में अपॉइंट नहीं करते तो शेयर होल्डर करेंगे। ओके ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए। पहले में बता दिया कैजुअल वैकेंसी है, दूसरे में बताया पहले स्टेप पे डायरेक्टर्स करेंगे, तीसरे में बता दिया वो नहीं करते तो कमीशन करेंगे। तनख्वाह पूरी हो गई, इतने काम है। बट ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, ये भी रिप्रोडक्शन का, लेकिन एक दफा अचानक उसने केस स्टडी पे आ जाना, इसलिए हमने प्रैक्टिस तैयार रखनी है। सलमान इज द शेयर होल्डर ऑफ पोलका डॉट लिमिटेड एंड वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर एज प्रपोज्ड बाय बोर्ड in the light of company that briefly explain process that Salman should follow, also discuss requirements PL should follow। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, रिपीट क्वेश्चन देख के आगे ना चला, मैं सोचता जब एक जैसा ही क्वेश्चन इसने पहले भी पूछा है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी उस जैसा पूछ रहा है, नॉर्मली आई कैप ऐसे करता नहीं, आई कैप ने ऐसे क्यों किया होगा? लगता है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत वीक रही होगी। मैं इस क्वेश्चन के एग्जामिनर कमेंट्स और पासिंग परसेंटेज देखता कितनी है, उसमें जो मसला आता ना मुझे पता लग जाता कि ये मसला है, ये अगली दफा पूछेगा। देखिए कोई प्रॉब्लम है, ये घर जाके देख लीजिएगा, अभी ना पढ़े। तो जब कभी कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसके एग्जामिनर कमेंट्स और पासिंग परसेंटेज देखा कीजिए, उससे इंडिकेशन मिलती है आइंदा इसकी रीटेस्टिंग हो एक्सपेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, कितने अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा, दोनों में अच्छी परफॉर्म, रटे वाला क्वेश्चन जो था, अच्छा दोनों में अच्छी परफॉर्म। अब इसका मतलब है क्या करेगा वो, केस स्टडी की तरफ जाएगा। वैसे पता चल गया ये स्टूडेंट को याद आ, पता चल गया ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट का। क्वेश्चन 5, वेल्थी बैंक लिमिटेड रिक्वायरमेंट in the light of companies that 2017 discuss whether any of the above firms can be appointed as external auditor of WBL। 3 फर्म्स बताई हैं उसने और हमसे पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सी फर्म अपॉइंट हो सकती है, अगर कोई हो सकती है तो बता देते हैं। कह रहा है वेल्थी बैंक लिमिटेड इज, अच्छा सॉरी, सबसे अहम लफ्ज क्या है, रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट, शाबाश अंडरलाइन करें। वेल्थी बैंक लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग जून 2020। WBL has shortlisted the following 3 audit firms for appointment as external auditor and has presented certain matters relating to each of them for your consideration। इस सारी लाइन में कौन सा लफ्ज सबसे अहम है? ये पूरा पैराग्राफ जो है, ये पूरा 3 ऑडिट फर्म को शॉर्ट, वो तो आगे पैसे आ जानी है। ये रेंट अहम है, अंडरलाइन कर लें, शाबाश, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये नहीं है। अपॉइंटमेंट तो हमें वो रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट से भी अंदाजा हो जाता है। बैंक का लफ्ज, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ, हर क्वेश्चन में अहम नहीं है, लेकिन कुछ केस स्टडीज में नेचर ऑफ बिजनेस अहम होती है। रिस्क असेसमेंट वाले क्वेश्चन में खासतौर पर नेचर ऑफ बिजनेस अहम। बैंक, अच्छा अब ये क्यों अहम है ये मैं अभी नहीं बता रहा, वैसे जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया है वो पहुंच गए होंगे। राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द फर्म हैज रिसेंटली एडमिटेड ए न्यू पार्टनर हु वर्कड एज CFO टिल जून 2017 ऑफ नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, ए सब्सिडरी ऑफ WBL। अब ये तो 2 कंपनीज आ गई, जब 2 कंपनीज आ जाएं तो मैं तो हमेशा डायग्राम बनाता हूं। तो मुझे बताइए क्लाइंट कौन है जिसका ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं? WBL। और सब्सिडरी कौन सी थी? NEL। और क्या था? पार्टनर इज एम्प्लॉय, यानी CFO मींस एम्प्लॉय, पार्टनर इज एम्प्लॉय। अच्छा, अब यहां पे सबसे अहम इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए कि वो पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रहा है या नहीं रहा। और ये कैलकुलेट करते हैं हम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रिटायरमेंट। रिटायर हुआ है 30 जून 2017, तो इसका मतलब है 30 जून 2018 1 साल, 30 जून 2019 2, 30 जून 2020 3 साल। 3 साल तक ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, जबकि ये रेंट 30 जून 2020 है। इसका मतलब ये 3 साल के अंदर एम्प्लॉय रहा है, बिल्कुल 3 साल के अंदर एम्प्लॉय रहा है, इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक कंपनी का ये रेंट 30 जून 2020 है, इसका ऑडिटर 30 जून 2020 के बाद अपॉइंट होता है नॉर्मली के पहले? नॉर्मली, एक्सेप्शनल केस में तो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली कब होता है? पहले। और कितना अर्सा पहले?
8 महीने पहले, 8 महीने पहले। अप्रैल में एजीएम होती है ना, याद है कि नहीं? अगले साल का ऑडिटर अपॉइंट होता है एजीएम में, और एजीएम होती है पिछला साल खत्म होने के बाद 4 महीने के 120 दिन के अंदर अंदर। इसका मतलब है 30 जून 2022 ईयर एंड का ऑडिटर अपॉइंट हुआ होगा तकरीबन अक्टूबर 2019 में। यहां पे क्या ही अच्छा होता अगर हमें डेट ऑफ ईयर एंड की बजाय डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देता, लेकिन फिर भी ईयर एंड से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल नहीं हुए अभी। क्लियर? यहां पे पता चल गया 3 साल हुए कि नहीं हुए? तो क्वालिफाइड के डिसक्वालिफाइड? भाई क्या बात करते हैं, डिसक्वालिफाइड हुआ है वो नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए। तो सब्सिडी का क्या मसला है? हाँ याद आया, डिसक्वालिफिकेशन के एंड पे एक लाइन लिखी थी बहुत ही अहम। एंड पे क्या लिखी थी लाइन? इफ ए पर्सन इज डिसक्वालिफाइड फॉर वन कंपनी ही इज आल्सो डिसक्वालिफाइड फॉर इट्स होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग्स अदर सब्सिडरी। अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिसक्वालिफाइड है, वो इसकी होल्डिंग के लिए भी डिसक्वालिफाइड, वो इसकी सब्सिडरी के लिए भी डिसक्वालिफाइड, वो इसकी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिसक्वालिफाइड। ये बात याद है? यानी हम अगर एक कंपनी के लिए डिसक्वालिफाइड तो पूरा ग्रुप तकरीबन। ये जहन में रखना है, ये अक्सर ये एक लाइन है लेकिन इसकी एप्लीकेशन वो बार बार टेस्ट करेगा आपसे कि एक पर्सन एक कंपनी के लिए डिसक्वालिफाइड तो वो उसकी सब्सिडरी के लिए भी, होल्डिंग के लिए भी, अदर सब्सिडरी के लिए डिसक्वालिफाइड। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हातिम तुगलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। One of the partners in firm has obtained a loan from WBL of rupees 5 million. Firm has informed that partner would not be able to repay the loan till 2021. तो प्रॉब्लम है, इंडेटेड है लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, डिसक्वालिफिकेशन अराइज नहीं होगी। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि ये लोन नहीं क्रेडिट कार्ड, तो क्या हम अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करते कि क्रेडिट कार्ड और लोन एक ही बात है? खैर है कि लॉ ने जो कह दिया वो अप्लाई करते, कॉमन सेंस अप्लाई करते कि जो लॉ ने कहा है, जो लॉ ने कहा है, तो उस सूरत में डिस्क्वालीफाइड हो जाता कि 1 मिलियन से ज्यादा अमाउंट। राशिद तो वो भी, राव भी डिस्क्वालीफाइड, हातिम ठीक है, हातिम क्वालिफाइड है। राशिद करीम एंड कंपनी। राशिद वन ऑफ द पार्टनर्स इन फर्म हैज सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन लाहौर। उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। क्या करता होगा इतनी प्रॉपर्टीज का राशिद? रेंट पे देता। He has rented out 5 properties to WBL for its branch operations. तो बिजनेस, ये इंडेटेडनेस वाला केस है कि बिजनेस रिलेशनशिप वाला? तो ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी? कैसे पता चला ऑर्डिनरी है? एक स्टूडेंट कहने लगा सर वो तो फर्म में पार्टनर है, तो उसका साइड बिजनेस हो सकता है? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? साइड बिजनेस भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ओन करता, तो क्या करता होगा? रेंट किया है तो रेंट भी देता होगा वो जी। चलिए 5 क्लियर। आगे चलते हैं। नहीं सही कह रहे हो, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं बताई कि वो प्रॉपर्टीज का क्या करता है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अज्यूम कर ले, इफ करके लिख दे, इफ इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो वो, तो इसका मतलब इस केस में हातिम क्लियरली क्वालिफाइड, राशिद भी क्वालिफाइड है। अब उसकी मर्जी, दोनों में से जिसको मर्जी पॉइंट कर ले बस। ये क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, जिसने वो एक क्वेश्चन कर लिया, वो एक क्वेश्चन समझ लीजिए 10 क्वेश्चन के बराबर है। एक क्वेश्चन है पे दाऊद वाला, दाऊद वाला क्वेश्चन को इसमें है 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। शाबाश। कल कैसे करके आएंगे आप? तो नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको करवा देता हूं। माउस को क्या हो गया? चलें चले ठीक है। क्वेश्चन तो आप वैसे मैंने असाइनमेंट में भी लिखा होगा, आज की असाइनमेंट में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से सोच सोच के करना है। इस क्वेश्चन में मुझे आपसे स्पीड रिक्वायर्ड नहीं है, तसल्ली के साथ तीनों सिचुएशंस है,
जिसको ये क्वेश्चन आ गया उसको कंपनीज एक्ट की केस स्टडी आ गई। क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं? जिसको ये क्वेश्चन आ गया, समझ आ गया, उसको कंपनीज एक्ट की केस स्टडी आ गई। इससे ऊपर मेरा नहीं ख्याल आई कि आप जा सकता है। इससे ऊपर ये दिखने में छोटा सा क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से करना, कर लेंगे जी। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। कोई क्वेश्चन? आज आपको 2 मिनट जल्दी छुट्टी दे रहा हूं, 2 मिनट। आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।